नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला करने का अपना पुराना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। एक बार फिर उन्होंने अमेरिका में भारत के चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर बताया कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में धांधली हुई थी। राहुल के इस बयान से कई सवाल निकलते हैं। सवाल यह कि क्या विदेशी धरती पर वो कैसे भारत के उस चुनाव आयोग को नीचा दिखा सकते हैं जिसकी चुनाव प्रणाली की दुनिया भर में तारीफ होती है। आखिर राहुल भारत के लोकतंत्र को किसी बनाना रिपब्लिक की तरह क्यों दिखाना चाहते हैं? या फिर राहुल एक के बाद एक लगातार 90 चुनाव हारने के बाद अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये सब करते हैं? या फिर ऐसे बयानों के पीछे भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का हाथ है, जैसा कि आरोप बीजेपी लगा रही है? आज पूरा सच में यह भी सवाल उठेगा कि आखिर बीजेपी राहुल गांधी को देशद्रोही क्यों कह रही है। साथ ही आज हम करेंगे राहुल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर लगाए गए हर आरोप की पड़ताल। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो राहुल गांधी अक्सर अपने विदेश दौरों पर दिए गए बयानों के चलते विवाद खड़ा करते रहते हैं। फिलहाल वो अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल उठाए। बोस्टन की ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग पर निष्पक्षता के साथ समझौता करने के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं हैं उससे ज्यादा वोटिंग हुई। राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव में शाम 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच 65 लाख लोगों ने वोट डाले और 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। राहुल की दलील है कि एक वोटर को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं और इस हिसाब से रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन दलीलों के जरिए राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है और इसके सिस्टम में बहुत कुछ गलत है। पहले आप भी सुनिए राहुल गांधी का विवादित बयान, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बयान पर क्यों मचा है घमासान और क्या है राहुल गांधी के आरोपों का पूरा सच। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. The election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening, and between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, you have videography taking place, at least we asked. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. तो इस बयान के बाद यह सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर विदेशी धरती पर भारत की छवि को खराब कर रहे हैं? सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि राहुल ने बोस्टन में लोगों को तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्यों में चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में क्यों नहीं बताया, जहां कांग्रेस चुनाव जीती थी। यही वजह है कि बीजेपी राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के आरोप लगा रही है। बीजेपी ये तक कह रही है कि राहुल जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करेंगे तो वो देशद्रोही कहलाएंगे। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर क्या कहा। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति
इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था। क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? 2024 के लोकसभा में जब हमें 240 सीट और आपको 99 सीट मिली, तो आपने पूरे देश में और सदन में भी ढिंढोरा पीटा कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है और ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन? जिस थाली में खाते हैं, अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। जब आप चुनाव जीतो तब इलेक्शन कमीशन कर्नाटका, तेलंगाना में ठीक, हिमाचल में ठीक, परंतु जब आप चुनाव हार जाओ महाराष्ट्र और हरियाणा में, तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा पड़ो। दरअसल अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, यही इनका फसाना है। तो राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर पहले भी सवाल उठाते रहे। पहले हम आपको बताते हैं कि वो गंभीर आरोप कौन कौन से हैं जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए हैं महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े हुए। पहला ये आरोप है कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर्स जोड़े गए, जबकि इसके अगले 5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए 39 लाख वोटर्स को जोड़ा गया। यानी राहुल ये पूछना चाहते हैं कि सिर्फ 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर्स कैसे जुड़ गए। राहुल गांधी का दूसरा सवाल यह है, या एक तरह से आरोप है, कि राज्य में दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। लगातार ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। और राहुल का तीसरा आरोप या सवाल कह लें वो ये है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट और मतदाताओं के जो नाम और पते हैं उसे शेयर करे। और राहुल गांधी का चौथा आरोप है कि शाम 5:30 बजे के बाद जो मतदान का आंकड़ा दिया गया था, उसके बाद देर रात तक 65 लाख वोट और कैसे जुड़ गए, कैसे पड़ गए। तो राहुल के इन चारों आरोपों में कितना दम है, आइए इसका पूरा सच भी जान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि राहुल गांधी के सबसे बड़े आरोप का पूरा सच आखिर है क्या, जिसमें राहुल ने कहा कि आखिर 5 महीने में 39 लाख वोटर कैसे बढ़ गए। तो आइए इसके लिए कुछ पुराने आंकड़े हम निकाल कर लाए हैं। देखिए 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 5 महीने में करीब 43 लाख 43 लाख वोटर जुड़ गए थे, लेकिन तब कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाया क्योंकि उस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब नहीं रहा था। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में 28 लाख वोटर जोड़े गए और तब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। और जबकि 2009 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 30 लाख वोटर जोड़े गए थे और इन चुनावों में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी। और इसी तरह 2004 के विधानसभा चुनाव में 29 लाख वोटर जोड़े गए थे और कांग्रेस को इन चुनावों में भी जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। यानी पिछले 25 सालों में करीब करीब हुए 5 विधानसभा चुनाव में हर बार लगभग समान संख्या में वोटर बढ़े महाराष्ट्र में, लेकिन कांग्रेस ने कभी सवाल नहीं उठाया क्योंकि वो तब तक यहां लगातार चुनाव जीत रही थी और ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस बुरी तरह से हारी, राहुल गांधी ने बहाना बनाना शुरू कर दिया कि वोटर्स बढ़ कैसे गए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार महाराष्ट्र में जो नए मतदाता जोड़े गए, यानी जो नई वोटर लिस्ट बनी, उसमें कांग्रेस की भी सहमति शामिल थी। वोटर लिस्ट में बदलाव सभी दलों की सहमति और पारदर्शिता से किया जाता है। चुनाव आयोग ने ऐसे 60 उदाहरण दिए हैं जब महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट बनाते वक्त कांग्रेस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल थी। कांग्रेस का आरोप है कि महाराष्ट्र के 50 विधानसभा क्षेत्रों में 50,000 से ज्यादा मतदाताओं को जोड़ा गया, जिनमें से 47 यानी इन 50 सीटें जहां पर 50,000 मतदाता एक्स्ट्रा जोड़े गए थे, इनमें से 47 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को जीत हासिल हुई। यह कांग्रेस का आरोप है। वहीं चुनाव आयोग ने बाकायदा आंकड़े देकर यह साबित किया है कि सिर्फ 6 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां 50,000 से ज्यादा मतदाताओं की वृद्धि हुई। अब बात करते हैं राहुल के इस आरोप की कि आयोग उन्हें वोटर लिस्ट की जानकारी क्यों नहीं दे रहा। तो इस पर राहुल गांधी और कांग्रेस को यह पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के प्रत्येक
हर निर्वाचन क्षेत्र की विस्तृत मतदाता जानकारी और फॉर्म 20 सहित सभी डेटा महाराष्ट्र के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। कांग्रेस या राहुल गांधी जब चाहें इस वोटर लिस्ट को क्रॉस चेक कर सकते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने कई दलितों और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटा दिए, काट दिए, जबकि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में कहीं पे भी कोई असामान्य या बड़े पैमाने पर नाम हटाने की घटना नहीं हुई है। औसतन एवरेज प्रति विधानसभा क्षेत्र में करीब 2800 मतदाताओं को हटाया गया है, जिसके पीछे मुख्य कारण क्या है? कुछ मतदाताओं की मृत्यु हो गई, किसी का ट्रांसफर हो गया, जगह बदल दी किसी ने, या डबल रजिस्ट्रेशन था। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इतने नाम तो हटेंगे ही। और इस नाम हटाने की प्रक्रिया में भी कांग्रेस के प्रतिनिधियों की भागीदारी शामिल थी। आइए अब मतदान प्रतिशत के आंकड़ों पर राहुल के आरोपों का पूरा सच जान लेते हैं। देखिए, मतदान के दिन शाम 5:30 बजे और रात 11:30 बजे की आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि शाम तक आंकड़े पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते हैं और इतिहास गवाह है कि हमेशा इन आंकड़ों में परिवर्तन होता है या आगे बढ़ते ज्यादा होते हैं। इतना ही नहीं, मतदान का वास्तविक डेटा बदलना असंभव है, क्योंकि फॉर्म 17C जिसमें मतदान का पूरा विवरण होता है और प्रत्येक मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों के जो रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं, अधिकृत एजेंट होते हैं, वो इस पर साइन करते हैं फॉर्म 17C पे, और इसकी एक कॉपी मतदान समाप्ति पर इन एजेंट्स को उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए वास्तविक मतदान प्रतिशत को बदलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो राहुल गांधी को यह मालूम होना चाहिए। तो ये तो हुआ वो पूरा सच जो राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर अब हम सामने लेकर आए हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ये आरोप लगते क्यों हैं। बड़ा सवाल तो यही है कि आरोप क्यों लग रहे हैं। दरअसल 2024 के बाद राहुल गांधी जो हैं और उनकी जो कांग्रेस है वो लगातार चुनाव हारती रही है, और राहुल गांधी इसीलिए कहते हैं कि बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। वो ये आरोप लगाकर, उनके प्रतिद्वंदी कहते हैं कि वो हर बार अपने आरोप लगाकर अपनी हार पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। दरअसल आंकड़े भी इस बात की चीख कर गवाही देते हैं। तो आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 10 महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। यहां 5 राज्यों में विधानसभा की सीटों की संख्या 624 है, अलग अलग राज्यों की मिलाकर, जिनमें कांग्रेस ने 328 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 75 सीटें जीती। यानी जीत का स्ट्राइक रेट महज 23%, 23% रहा। बीजेपी ने 5 राज्यों में 432 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 278 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। इस तरह से बीजेपी की जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो 64% है। तो ये जो कांग्रेस की लगातार हार हो रही है और राहुल की कैप्टेंसी में कांग्रेस बार बार जिस तरह से हार रही है, लेकिन हर बार हार पर मंथन करने के बजाय कांग्रेस जो सारा ठीकरा जो है वो ईवीएम पर फोड़ देती है और राहुल गांधी बच निकलते हैं। कहीं ना कहीं अब ये बात लोगों को भी समझ में आने लगी है। 2012 के बाद से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 90 बार, जी हां 90 बार चुनाव हार चुकी है। आइए एक बार ये लिस्ट भी देख लेते हैं। 2012 में यूपी और पंजाब और गोवा में कांग्रेस हार गई। 2013 में त्रिपुरा, नागालैंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार गई। 2014 में लोकसभा चुनाव के अलावा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। 2015 में कांग्रेस दिल्ली का चुनाव हार गई। 2016 में कांग्रेस असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का चुनाव हारी। 2017 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हारी। आते हैं 2018 पर। 2018 में कांग्रेस त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, तेलंगाना में चुनाव बुरी तरह से हारी। 2019 में लोकसभा चुनाव के अलावा कांग्रेस आंध्र प्रदेश में हारी, अरुणाचल में हारी, हरियाणा में हारी, ओडिशा में हारी, सिक्किम में हारी और महाराष्ट्र में भी हार गई। 2020 में कांग्रेस बिहार में भी चुनाव हारी, दिल्ली में भी चुनाव हारी। 2021 में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी में कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में चारों खाने चित हो गई। 2022 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव हारी। 2023 में कांग्रेस त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी।
2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हारी। और 2025 में कांग्रेस दिल्ली विधानसभा में चुनाव हारी और कांग्रेस को कितनी यहां पे सीटें मिली? 0 सीटें, यानी 0 बटे सन्नाटा। यह है राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थिति। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा क्योंकि चुनावी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी पहले ये बताए कि राहुल का बयान गलत है या विदेश में यह बयान देना गलत है। आप भी सुनिए विपक्षी नेताओं का इस पूरे विवाद पर क्या कहना है। बीजेपी अपने को सुधारती क्यों नहीं? वहां राहुल गांधी जी ने चलिए अपने अध्ययन भाषण के दौरान जो एक उन्होंने वहां लेक्चर डिलीवर किया है उसमें फैक्ट्स दिए हैं, वो अपनी जगह पर। क्या ये फैक्ट्स अमेरिका में नोन नहीं? जब तक इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? तो लोकतंत्र की आवाज तो उठानी पड़ेगी। Not targeted, he has spoken the truth. The election commission has turned out to be a bogus organization as of today, working under the directives of the BJP office. ये बॉस्टन में बोला ये गलत है या ये बात गलत है, ये हमें तय करना होगा ना। एक सर्टेन इंस्टीट्यूशंस की जिसकी इंटरनेशनल रिप्यूट थी, क्या हाल के वर्षों में उसमें कमी नहीं आई है? तो इस तरह से कांग्रेस का एक ही काम है, हर हार के बाद सारा ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर फोड़ दो और राहुल गांधी को हार की जिम्मेदारी से बचा लो। ईवीएम तो कांग्रेस नेताओं के लिए पंचिंग बैग बन चुकी है। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, जो बार बार कह रहा है कि ईवीएम को दोष देना ठीक नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि कब कब राहुल गांधी और कांग्रेस ने चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था, तब बड़ा विवाद हुआ था। इसी दौरान मई 2024 को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग को एक विशेष पार्टी के प्रति अंधभक्त बताया था। 2024 में हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने काउंटिंग के आंकड़ों के धीमे अपडेट का मुद्दा उठाया था और चुनावी प्रणाली पर संदेह जताया। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मतगणना के वक्त कई ईवीएम में 99% बैटरी चार्ज मिली। 2024 में ही महाराष्ट्र चुनाव की हार के बाद वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने चुनाव आयोग पर वोटर आईडी कार्ड के ईपिक नंबर EPIC नंबर को लेकर भी खूब बवाल किया। हद तो तब हो गई जब इसी साल फरवरी 2025 में राहुल गांधी ने नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की प्रक्रिया को जो है उस प्रक्रिया के खिलाफ ही बता दिया। और अगर थोड़ा पहले की बात करें तो राहुल गांधी ने मार्च 2021 में देश की चुनाव प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए। राहुल ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के साथ वर्चुअल चर्चा में चुनाव प्रक्रिया की बात करते हुए मोदी सरकार की तुलना सद्दाम हुसैन और गद्दाफी से कर दी थी। ये दोनों तानाशाह थे और राहुल गांधी ने कहा था कि इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में कर्नल गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां लोकतंत्र था। और पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी समेत कांग्रेस के हर बड़े हर छोटे नेता ने ईवीएम पर सवाल उठाया है। लेकिन हैरानी की बात है कि 2017 में चुनाव आयोग ने जब राजनीतिक दलों को ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने की चुनौती दी तो राहुल गांधी समेत कोई भी कांग्रेसी नेता चुनाव आयोग पहुंचा ही नहीं। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को यह पता होना चाहिए कि देश की अदालतें करीब 40 बार ईवीएम की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर चुकी है। पिछले साल अप्रैल में जब लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 70 सालों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तारीफ की और साथ में इस पे दुख जताया कि निहित स्वार्थी समूह देश की उपलब्धियों को कमजोर कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों का बार बार सिलसिलेवार जवाब भी दे चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी राष्ट्रीय नेता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के आरोप लगाने का हक है? और ऊपर से यह कोई पहली बार नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद
पिछले साल सितंबर में राहुल गांधी ने अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में कहा था कि भारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से ब्रोकन यानी टूटा हुआ था और अब यह लड़ रहा है। मतलब अगर नतीजे राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए अच्छे रहें तो लोकतंत्र ठीक है और नहीं तो वो ब्रोकन हो जाता है। आपको याद होगा किसी यात्रा के दौरान भारत में आरक्षण प्रणाली को खत्म करने के बारे में भी राहुल गांधी के बयान पर विवाद हुआ था। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अमेरिका के वर्जीनिया में एक कार्यक्रम के दौरान भारत में सिखों की स्थिति को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि भारत में से लेकर लड़ाई है कि क्या एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी। आप भी सुनिए राहुल गांधी के पिछले अमेरिकी दौरे के दौरान यह विवादित बयान। Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. तो विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी जहां एक तरफ भारत के लोकतंत्र और हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो विदेशी धरती पर अक्सर चीन की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। सितंबर 2023 में बेल्जियम यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की तारीफ की थी। इससे पहले मार्च 2023 में ब्रिटेन यात्रा के दौरान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी राहुल गांधी ने चीन को शांति का पक्षकार बताया था। आइए सुनते हैं राहुल गांधी के हैरत अंगेज बयान जो उन्होंने अलग अलग मौकों पर चीन की तारीफ में दिए थे। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. It is pretty clear that China is proposing a particular view, a particular vision of the planet. And one of the reasons they are able to do that is because they have become a center of global production. तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे बीजेपी क्यों बोली राहुल गांधी सोरेस के एजेंट हैं। आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो अमेरिका में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी हर बार विदेश में जाकर देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और यह सब जॉर्ज सोरोस के इशारे पर होता है। आप भी सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बयान पर क्या कहा। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं। राहुल गांधी इज द एजेंट ऑफ जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस के चंदे पर राहुल गांधी का धंधा चलता है और जॉर्ज सोरोस ही बताता है इनको कि क्या करना है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी एक्टिंग करनी है। ये देखिए, ये सारे के सारे आप समझ लीजिए एक बात क्लियरली, ये जॉर्ज सोरोस इनका ट्यूशन मास्टर है
और ये देश में हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए, हमारा मार्केट कैसे गिर जाए, इसने जॉर्ज सोरोस ने, बहुत मेरे मुंह से चोरोस निकल रहा था, जॉर्ज सोरोस ने वो चिन्हित किया है 5-6 लोगों को कि ये राहुल गांधी एक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ये देशद्रोह कर सकता है। ये अरविंद केजरीवाल, इसको बोलो ये एक्सेल शर्ट पहनेगा, डबल एक्सेल शर्ट पहनेगा, रेनॉल्ड पेन लगाएगा और स्लीपर पहन के राष्ट्रपति के घर जाएगा, बाद में अच्छे से नाचेंगे, बाद में सब कुछ चलेगा, मगर पहले ऐसे सब एक्टिंग करनी है। तो ये सब राहुल गांधी को भी ये टी शर्ट पहनना है, जीन्स पहनना है, युवा में घुसना है, ये सब सोरोस ने सिखाया है। जाके यूएस में इस प्रकार से भाषण देना है, इंडिया के विरोध में कहना है, मगर इंडिया की जनता बहुत बुद्धिमान है। अब ये जॉर्ज सोरोस की कंपनियां यहां नहीं चलने वाली है, अब बंद होगी राहुल गांधी की कंपनी। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।